हमारे चैनल में खुशामदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जैसे ही मैं अस्पताल से बाहर निकली तो मेरे हाथ में एक लिफाफा था जिसमें मेरी रिपोर्ट थी और मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मेरा कोई अपना नहीं था जिससे मैं अपनी बात करती। मैं शहर में बिल्कुल तन्हा थी। मैं इस शहर में किसी को भी नहीं जानती थी सिवाय अपने शौहर और सास के और एक अपने घर में काम करने वाली नौकरानी हिना के। बस मेरा ताल्लुक इन्हीं लोगों से था। इस मुसीबत के आलम में मुझे मेरे माँ बाप याद आने लगे। मुझे मेरी बहनें और भाई याद आने लगे क्योंकि मैं गांव से शहर में अपने शौहर के साथ अपने ससुराल आ गई थी। मेरी शादी को 2 साल गुजर चुके थे। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान थे और वो साल में 1 महीने की छुट्टी पर यहाँ घर आया करते थे और मेरे साथ वक्त गुजारा करते। जिस वक्त मेरे शौहर मेरे पास होते थे वो वक्त मेरे लिए सबसे खूबसूरत वक्त होता। लेकिन उनके वापस परदेस जाने के बाद मैं ख़ुद को बहुत अकेली और तन्हा महसूस करती थी। मेरी सास मुझ पर बहुत तंज किया करती थी। मेरी सास ने शादी के चंद महीने गुजरने के बाद ही मेरे शौहर के कान भरने शुरू कर दिए और उन्हें दूसरी शादी करने का कहती थी। लेकिन मेरे शौहर ने कभी भी अपनी माँ की बात नहीं मानी और हमेशा मेरी साइड लेते थे। ये कहकर बात को टाल देते थे कि यह अल्लाह की मर्जी है, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है। तलहा मेरी सास के इकलौते बेटे थे। वैसे तो तलहा हमेशा अपनी अम्मी की हर बात माना करते थे। सिर्फ एक ही बात थी जो उन्होंने अपनी अम्मी की कभी नहीं मानी। उनकी अम्मी चाहती थी कि वो अपने पोता पोती अपनी ज़िंदगी में देख लें। लेकिन ना जाने इसमें अल्लाह की क्या मर्ज़ी थी कि इतना अरसा मुझे उस नेमत से महरूम रखा। तला का सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा था क्योंकि हम दोनों ने मर्ज़ी से शादी की हुई थी। इसीलिए मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती थी और वो तरह तरह के बहाने तलाश किया करती थी कि किसी तरह वो मुझे अपने बेटे से अलग करें। लेकिन तलहा मुझसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने हमेशा मेरी इज़्ज़त रखी। मैं हर मुमकिन कोशिश करती थी कि मैं अपनी सास को कोई भी ऐसा मौका ना दूं जो मेरी और तलहा की अलहदगी का सबब बने। मेरे दिल में अजीब से वसवसे आ रहे थे और बहुत से सवालात दिमाग में घूम रहे थे। मैं सोच रही थी हो सकता है कि मेरी सास मुझे वापस गांव भेज दे। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे तलहा से अलग कर दे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इस परेशानी और मुसीबत के वक्त मुझे मेरे अम्मी अब्बू और बहन भाई बहुत याद आ रहे थे। मैं सोच रही थी कि काश मेरा कोई अपना इस वक्त मेरे पास होता जिससे मैं अपनी परेशानी और तकलीफ़ बांट सकती। लेकिन मुझे ऐसा कोई भी इंसान समझ नहीं आ रहा था जिसके साथ मैं बात कर सकूं, क्योंकि शहर में मेरा कोई भी बहन भाई नहीं था और मैं अपने घर की हदूद तक ही महदूद रह गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं किससे बात करके अपने दिल का बोझ हल्का करूं। मेरा सर चकराने लगा और मुझे घर जल्दी पहुंचने की फ़िक्र होने लगी। मैं रोने लगी। रोते हुए मेरा सारा चेहरा आंसुओं से भीग गया था और मैं अपने मोहल्ले की गलियों से गुजरती हुई अपने घर के करीब पहुंच गई और सोचने लगी कि अगर मेरी सास ने मुझे इस तरह देख लिया तो वो तरह तरह के सवाल करेगी। इसीलिए मुझे अपने आंसू साफ करने पड़े और ख़ुद को संभालना पड़ेगा ताकि मेरी सास को कुछ पता ना चले कि मैं बाहर रो कर आई हूँ या मेरे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने सोचा कि मैं अपनी इस रिपोर्ट के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तलहा के पाकिस्तान आने का इंतज़ार करूंगी और उनके वापस आने के बाद ही मैं इस बात का सबसे पहले उन्हीं से जिक्र करूंगी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं तलहा को जब इस बारे में बताऊंगी तो तलहा मुझे हौसला देंगे और मेरे इस मसले में मेरा साथ देंगे। इसी सोच में मैं घर पहुंच गई। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने मेरी सास बैठी थी जो मुझे घूरे जा रही थी। मैंने सास को सलाम किया और नज़र झुकाए अपने कमरे में चली गई। तभी मेरी सास ने मुझे अचानक से आवाज़ दी और कहा कि इतनी देर कहाँ लगा दी है। मैंने कहा बस अस्पताल में ही वक्त लग गया।
मेरी सास बेहद गुस्से में थी और मुझसे कहने लगी, क्या बात है, आजकल तुम अस्पताल के बहुत चक्कर लगा रही हो, सब ठीक तो है? तुम चाहे जितने मर्जी चक्कर लगाओ, मुझे मालूम है कि तुम मुझे पोता पोती का सुख नहीं दे पाओगी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। गुस्से से मेरी सास मुझे कहने लगी, क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? मैं आंखों में आंसू लिए अपनी सास की तरफ देखने लगी और उनसे कहा, मेरी तबीयत ठीक है, बस ऐसे ही कमज़ोरी महसूस हो रही थी, तो तलहा ने कहा था कि मैं जाकर डॉक्टर से चेकअप करवाऊं, इसीलिए चली गई थी। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि आज हेना नहीं आई काम पर, तो चलो जल्दी से किचन में जाओ और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मैंने सास की बात सुनी तो फ़ौरन से पहले किचन में चली गई और अम्मी को चाय ला कर दी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं अम्मी को चाय देने के बाद कमरे की तरफ जाने लगी कि तभी अम्मी ने मुझे दोबारा से आवाज़ दी। अम्मी मुझसे कहने लगी कि मेरे पाँव में बहुत दर्द है, मेरे पाँव भी दबा दो। मैं अम्मी के पाँव दबाने लगी। अम्मी औलाद को लेकर मुझे तरह तरह की बातें सुना रही थी और मैं खामोशी से उनकी सारी बातें बर्दाश्त कर रही थी। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं सिर्फ बर्दाश्त ही कर सकती थी। न जाने मुझसे कौन सा गुनाह हो गया था जो अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से महरूम रखा। मैं अपने दिल में हज़ारों सोचें लिए बैठी थी। अम्मी की बातें थीं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मेरी हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा था। मैंने आंसुओं को अपनी आंखों में कैद कर रखा था, अब उन पर मेरा बस नहीं रहा था। मेरी आंखें ज़ारों कतार रोने लगी। इन्हीं सोचों में डूबी मैं अम्मी के पाँव दबा रही थी कि इतने में मोबाइल की घंटी बजी और मैं अपने कमरे में मोबाइल पकड़ने के लिए आई तो देखा कि तलहा की कॉल थी। मैंने खुशी से फ़ोन उठाया और तलहा से बात करने लगी। तलहा मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगे। तलहा को मालूम था कि मैंने आज डॉक्टर के पास जाना था और आज मेरी कुछ रिपोर्ट्स मिलने वाली थी। तलहा मुझसे मेरी रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे थे। मैं बात टालते हुए बात कहीं की कहीं लेकर जा रही थी। तलहा इतना तो समझ ही गए थे कि मैं अभी रिपोर्ट के बारे में बात करना नहीं चाहती, इसीलिए बातों को घुमाती जा रही हूँ। तलहा मेरी परेशानी को समझ गए। वो मेरी खामोशी को भी जान जाते थे। तभी मुझसे कहने लगे, क्या अम्मी ने कोई बात की है? तुम्हारा मुंह ठीक नहीं लग रहा। मैंने तलहा से कहा कि नहीं, मेरे साथ किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन मैं ज़ारों कतार रो रही थी। मेरी सिसकियाँ तलहा से बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। तभी तलहा ने मुझसे कहा कि फ़ोन अम्मी को दो। मैंने फ़ोन देने से इनकार कर दिया तो तलहा ने नाराज़ होते हुए कॉल काट दी। मुझे तलहा की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। मैं बार बार तलहा को कॉल कर रही थी कि तभी मुझे पता चला कि तलहा ने कहीं और कॉल मिला रखी है। मैं समझ गई थी कि तलहा अम्मी को कॉल कर रहे हैं। अम्मी तलहा से कह रही थी कि तुम दूसरी शादी कर लो। 2 साल हो गए हैं मुझे पोते पोती का इंतज़ार करते हुए। यहाँ से तो मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि कभी कोई खुशी नसीब होगी। तलहा अपनी माँ की सारी बात सुन रहे थे, लेकिन सब सुनने के बाद तलहा ने अपनी अम्मी से कह दिया कि मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। मुझे अपनी बीवी से बेतहाशा मोहब्बत है और मैं अपनी मोहब्बत में बेवफाई नहीं कर सकता। औलाद तो अल्लाह की देन है, जब उसको मंजूर हुआ वो मुझे अता कर देगा, लेकिन दूसरी शादी के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। बेहतर यही है कि आप भी मेरी दूसरी शादी का ख्वाब अपने दिल से निकाल दें। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बीवी को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। मैं अम्मी और तलहा की सारी बातें सुन रही थी। तभी मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे अम्मी को पोता पोती भी मिल जाएं और मेरी जान भी छूट जाए। तलहा ने अपनी अम्मी से कहा कि कभी मेरे बारे में भी पूछ लिया करें, मेरी खुशी के बारे में भी पूछा करें। हमेशा मुझे रिदा को छोड़ने के बारे में ही बात करती रहती हैं। अम्मी ने कहा, तलहा तुम जानते हो कि तुम मेरी इकलौती औलाद हो और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पोता पोती को अपनी आंखों से देख लूँ। तलहा ने कहा, अम्मी आप परेशान ना हो, आप ज़रूर मेरे बच्चे देखेंगी।
अम्मी खामोश हो गई और अम्मी ने मोबाइल लाकर मुझे मेरे कमरे में दिया और मुझसे कहने लगी कि ये मोबाइल भी तुम ही रख लो, मेरे ये किस काम का है? जिसके लिए रखा है, जब वो मेरी बात मानता या सुनता ही नहीं तो मुझे इसकी क्या ज़रूरत। उस वक्त मैं अम्मी की और तलहा की बातें सुनकर रो रही थी। अम्मी ने मोबाइल पकड़ाते हुए मुझे कहा, तुम्हारा ड्रामा शुरू हो गया है, अब तुम रो रही हो और इसी तरह तुम मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा रही हो और वो मासूम बेचारा तुम्हारे इसी फरेब में फंसता जा रहा है। अम्मी बोलते हुए कमरे से बाहर चली गई और मैं तलहा से बात करने लगी। मैं बात करते हुए मुसलसल रोती जा रही थी। तलहा ने मुझे कहा, तुम्हें परेशान होने की और रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों तक मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ और मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। मैं खुश हो गई और कहने लगी, प्लीज़ तलहा जल्दी से आ जाए और इस परेशानी को ख़त्म कर दें। सुबह हुई, हमारा दरवाज़ा खटका। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा हिना खड़ी थी। दरवाज़ा खोलते ही वो अंदर आ गई और सीधा किचन में चली गई और मुझसे कहने लगी कि मुझे बताएं आपने क्या नाश्ता करना है, ताकि मैं आपको और माँ जी को नाश्ता करवा सकूं। मैंने कहा, तुम दूसरे काम कर लो, नाश्ता मैं खुद बना लूँगी। हिना ने कहा, नहीं, मेरे होते हुए आप काम कैसे कर सकती हैं? मैंने कहा, हिना तुम बहुत गलत आदतें डाल रही हो। हिना मुझसे कहने लगी, मुझे आपके काम करके बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मैंने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मीठी ज़बान से निकलते हुए मीठे लफ्ज़ों के पीछे ज़रूर कोई मकसद है। अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। हिना ने कहा, मुझे आपका कोई खूबसूरत सा जोड़ा चाहिए। मैं मुस्कुराने लगी। अभी कुछ दिन पहले तो मैंने तुम्हें कपड़े दिए थे, उसके बावजूद अब तुम और कपड़े मांग रही हो। हिना ने कहा, जी मुझे एक खूबसूरत से सूट की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने शादी पे जाना है। मैंने कहा, मैं तुम्हें अब कौन सा जोड़ा निकाल कर दूं? बाकी सब कपड़े तो मेरी शादी के हैं। हिना कहने लगी, आप मुझे कोई पुराना जोड़ा ही दे दें, क्योंकि हमारे गांव में शादी है और मैं यहाँ शहर में काम करती हूँ, इसीलिए उन सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं जहाँ काम करती हूँ ये कितने अच्छे लोग हैं और मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मैंने कहा, ये ड्रामेबाजी बंद करो, और अगर अम्मी को पता चल गया कि मैंने तुम्हें कोई सूट दिया है तो वो नाराज़ हो जाएंगी। हिना ने कहा, आप मुझे कोई पुराना जोड़ा निकाल दें, मैं वही पहन लूँगी। मैंने कहा, अच्छा ज़रा तवज्जो से घर के कामों में मेरी मदद करो, ऐसा ना हो कि अम्मी उठ जाएं तो वो दोबारा से तुमसे सब कुछ करवाएंगी। हिना ने कहा, मुझे आपकी सास बहुत ख़तरनाक लगती हैं, जब देखो बोलती रहती हैं। मैंने कहा, ऐसे नहीं कहते, वो बड़ी हैं और उनके गुस्से में भी प्यार है। चलो तुम जल्दी से काम ख़त्म करो और मैं तुम्हारे लिए कोई सूट देखती हूँ। मैं अपने कमरे में चली गई। मेरा और हिना का कपड़ों का नाप बिल्कुल एक जैसा था और ये मेरी ही जिसामत की थी, बल्कि चेहरे को निकाल कर मेरे जैसी ही थी, इसीलिए मैं इससे अपने दिल की हर बात कर लिया करती थी। हिना ने जल्दी से सफाई की तो मुझे अम्मी की आवाज़ सुनाई दी और वो हिना को ना जाने किस बात पर डांट रही थी। मुझे घर में शोर सा महसूस हुआ। मैं फ़ौरन अपने कमरे से भागकर बाहर सहन में आई तो देखा कि अम्मी दोबारा से हिना को सहन धोने के लिए कह रही थी और हिना अम्मी के साथ मुसलसल ज़बान दराजी कर रही थी। मैंने जल्दी से बीच में आकर अम्मी को बिठाया और हिना को डांटना शुरू किया कि अगर वो तुमसे दोबारा धोने के लिए कह रही हैं तो तुम दोबारा धो लो, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा है कि मज़ीद साफ़ हो जाएगा। फिर मैंने अम्मी से कहा कि आप रुकें, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में गई तो हिना भी सफाई करने के बाद किचन में मेरे पास आ गई। मैंने कहा, तुम नाश्ता करोगी? उसने कहा, नहीं, आपकी सास ने मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया है। मैंने हिना से कहा, तुम उनके मिजाज को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, उसके बावजूद तुम गुस्सा कर रही हो। हिना नाराज़गी का इजहार करते हुए कहने लगी, आप बस मुझे सूट दे दें ताकि मैं चली जाऊं, और मैं 2 दिन के लिए गांव जा रही हूं, इसलिए काम पर नहीं आऊँगी। मैंने कहा, इस तरह गुस्से से जाओगी तो मेरा दिल बहुत बुरा होगा। हिना ने मुझे गले से लगाया और कहा, आपके लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है,
मैं आपसे क्यों नाराज़ होंगी? मुझे बस माँ जी की बात पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा, तुम छुरी की तरह बहुत तेज़ हो और मिर्ची जैसी तुम्हारी ज़बान है, इसीलिए तुम भी थोड़ी एहतियात किया करो। हिना ने कहा, अच्छा रेदा बाजी, आप मुझे सूट दे दें, आपने निकाला है या नहीं? मैंने कहा, हाँ मैंने निकाले हैं और जल्दी में बिस्तर पर रख कर आई हूँ। तुम्हें जो पसंद हो वो ले जाना और बाकी मेरी अलमारी में रख देना। हिना मेरे कमरे में गई और एक सूट उसने अपने शॉपर में डाल लिया और घर से बाहर जाते हुए मुझे इशारा करके वो चुपके से घर से निकल गई, क्योंकि अगर अम्मी देख लेती कि मैंने उसे कोई सूट दिया है तो वो बहुत गुस्सा करती और सारा घर सर पर उठा लेती और तलहा के कान भरना शुरू कर देती। इसीलिए मैंने खामोशी से कहा कि तुम चुपके से लेकर निकल जाना। मैं अम्मी के पास नाश्ता लेकर आई तो अम्मी मुझे कहने लगी, ये हिना बहुत तेज़ है, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लगते। वो खुद को इस घर की मालकिन समझती है और अपनी मर्जी करती है। मैंने कहा, नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। हिना अभी बच्ची है और बहुत चंचल और शरारती है, इसीलिए अपनी मस्ती से काम करती है, लेकिन काम बहुत अच्छा करती है। न जाने आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अच्छा काम नहीं करती। अम्मी ने कहा, काम तो वो बहुत अच्छा करती है, लेकिन उसकी 2.5 गज की ज़बान मुझे पसंद नहीं। जब भी काम को दोबारा करने के लिए कहो तो आगे से बहुत जवाब देती है। अम्मी ने कहा कि काम बहुत अच्छा और साफ करती है, लेकिन कहना नहीं मानती। मैं अम्मी की बात सुनते हुए कहने लगी, आप भी अपने मिजाज को थोड़ा ठंडा रखें, बच्ची है। अम्मी ने कहा, बच्ची कहाँ है, बहुत तेज़ है। जब मैं तुम्हें आवाज़ देती हूँ तो जवाब वो देती है, ये कोई तरीका नहीं है। मैंने कहा, अच्छा, जब वो 2 दिनों के बाद आएगी तो मैं उसे समझा दूंगी। अम्मी ने चिल्ला कर कहा, 2 दिन के बाद? अब कहाँ चली गई है? मैंने कहा, वो अपने गांव शादी पर गई है और 2 दिन बाद वापस आएगी। अम्मी ने कहा, तुमने उसे कुछ पैसे दे देने थे। मैंने कहा, देने तो चाहे थे, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। फिर अम्मी मुझे कहने लगी कि काम वालियों के साथ बना कर रखनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ अच्छा सलूक करो तो वो बहुत अच्छी रहती हैं, और जब उनको ज़रा भी कुछ कहो तो एक तो ये काम छोड़ देती हैं और दूसरा घरों में जाकर बुराइयां भी करती हैं, जिससे मुआशरे में ज़िल्लत उठानी पड़ती है। ये काम वाली एक घर की बात दूसरे घर में जाकर करती हैं और दूसरे घर की बात तीसरे घर में जाकर करती हैं। इस तरह घर की अपनी कोई प्राइवेसी नहीं रहती। फिर गुस्से में आकर ये अपने मालिक लोगों को लूट भी लेती हैं। इसीलिए तुम इससे हर चीज़ बचा कर रखना। मैं हंसने लगी और मैंने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो जब आप उसे डांटती हैं उस वक्त आपको ये सब कुछ याद नहीं आता? अम्मी कहने लगी, उसे देखकर तुम भी बहुत ज़बान चलाने लगी हो। मैं तलहा को बताऊंगी, तुम्हारी ज़बान को आकर लगाम दे। मैं खामोश हो गई। अपने कमरे में गई तो देखा कि बिस्तर पर कपड़े नहीं थे। एकदम मुझे अम्मी की बात याद आई कि लगता है हिना सारे कपड़े ले गई। लेकिन जैसे ही मैंने अलमारी खोली तो देखा कि कुछ कपड़े रखे थे, लेकिन जो कपड़े रखे हुए थे वो सब पूरे थे। फिर मैंने अलमारी का दूसरा हिस्सा खोला और देखने लगी कि हिना कौन सा सूट लेकर गई है। ये कपड़े मैंने खुद के पहनने के लिए लटकाए हुए थे, उनमें से एक सूट गायब था। मैंने अपना सर पकड़ लिया और परेशान हो गई। दिल में सोचने लगी, ये लड़की क्या करती है? इसे मैंने कौन सा सूट कहा था और ये कौन सा ले गई है? मुझे परेशानी होने लगी कि अगर अम्मी को पता चला कि मैंने काम वाली को कोई सूट पहनने के लिए दिया है तो वो बहुत गुस्सा करेंगी और मुझे वो दोबारा कभी नहीं पहनने देंगी। जो सूट हिना ले गई थी वो सूट भी मुझे अम्मी ने दिया था, और जब भी कहीं जाना होता तो अम्मी मुझे वही सूट पहनने के लिए कहती हैं। मैं परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूँगी। अगर अम्मी ने मुझे वो पहनने के लिए कहा तो मैं क्या जवाब दूँगी। थोड़ी देर बाद मैं बाहर गई तो देखा कि अम्मी कॉल पर किसी से बात कर रही थी। मैं अम्मी को देखकर दोपहर के खाने का इंतज़ाम करने के लिए किचन में चली गई। अम्मी फ़ोन लेकर मेरे पास किचन में आई और कहने लगी, तलहा की कॉल है, बात कर लो। मैं हैरान थी कि आज अम्मी खुद मुझे बात करने के लिए कह रही हैं। पहले तो जब भी मैं बात करती थी तो अम्मी मुझसे बहुत चिढ़ती थी, और आज मुझे अम्मी खुद बात करने के लिए कह रही हैं। अम्मी मुझे मोबाइल पकड़ाकर बाहर चली गई।
मैंने तलहा से बात की तो उन्होंने बताया कि वो जुमे वाले दिन वापस आ रहे हैं। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं इतनी खुश हुई कि खुशी से मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। तलहा ने कहा, पागल हो तुम, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, बस खुशी से आंसू निकल आए। मैं 1 साल के बाद आपको देखूंगी। तलहा ने कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही है। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं घर चक्कर लगा आता हूँ ताकि तुम दोनों के साथ वक्त गुजार सकूं। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपके आने का बेसब्री से इंतज़ार करूंगी। मैंने कॉल बंद कर दी। अम्मी ने मुझे आवाज़ दी। मैं बाहर सहन में गई तो अम्मी ने कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों आज शॉपिंग के लिए चलती हैं, क्योंकि मेरा बेटा आ रहा है और मुझे उसकी तैयारी के लिए बहुत कुछ चाहिए। मैंने कहा, जी अम्मी, क्यों नहीं। अम्मी ने कहा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने हाँ में सर हिलाते हुए, अच्छा मैं पहले खाना बना लूँ। अम्मी कहने लगी, नहीं, आज हम दोनों खाना बाहर ही खाएंगे, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मैं भी तैयार होकर आती हूँ। अम्मी अपने कमरे की तरफ चली गई और मैं भी भागकर अपने कमरे में गई और तैयार हो गई। मैं तैयार होकर अम्मी के कमरे में गई तो अम्मी अभी ऐसे ही बैठी थी। मैंने अम्मी से कहा, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अम्मी ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या पहनूं। मैं हंसने लगी और कहा, अम्मी आपके पास इतने कपड़े रखे हैं, कोई भी पहन लें, सब कपड़े बहुत खूबसूरत हैं। अम्मी ने कहा, यही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सा जोड़ा पहनूं। मैंने कहा, आप कोई भी पहन लें और आज आप एक नया सूट भी ले लीजिएगा, जब तलहा आएंगे तो आप वही सूट पहनना। अम्मी खुश हो गई और कहने लगी, हाँ ये बात तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, चलो तुम बाहर जाओ, मैं अभी कपड़े तब्दील करके आती हूँ। मैं बाहर आ गई। मैं घर की खिड़कियाँ दरवाजे देखने लगी ताकि मैं बंद कर जाऊँ। इतने में अम्मी आ गईं और हम दोनों शॉपिंग के लिए गई। हम दोनों को बहुत मज़ा आया। पहली बार मैंने अम्मी के साथ इस तरह से बेतकल्लुफ़ होकर वक्त गुजारा था। हम दोनों ने मिलकर शॉपिंग की, तलहा के लिए भी कपड़े लिए और अम्मी ने मुझे भी जोड़े लेकर दिए। मैं बहुत खुश थी। हम दोनों ने खाना खाया और तलहा के लिए भी खाने पीने का सामान ख़रीदा और हम दोनों घर आ गई। घर आने के बाद अम्मी मुझे कहने लगी, तुम चाय बना लाओ, मैं आज बहुत थक गई हूँ और मेरे थोड़े से पैर दबा दो क्योंकि मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा, ठीक है, बस आप 2 मिनट रुकें, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। मैं चाय बनाने के लिए चली गई। जब मैं वापस आई तो देखा अम्मी सो रही थी। मैंने अम्मी को 1-2 बार आवाज़ लगाई, लेकिन अम्मी थकन से इस कदर चूर थी कि उन्हें मेरी आवाज़ का अंदाज़ा ही नहीं रहा। मैं अम्मी को चादर ओढ़ाकर अपने कमरे में चली गई। अभी मैं अपने कपड़े और लाया हुआ दूसरा सामान देख रही थी कि इतने में अम्मी आ गई और मुझे कहने लगी कि बहू, तुम बहुत तेज़ लड़की हो, मुझे उधर सोता हुआ छोड़कर अंदर आ गई हो। मैंने कहा, मैं तो आपकी चाय लेकर आई थी और आपके पाँव दबाने का सोच रही थी, लेकिन जैसे ही मैं चाय लेकर आई आप सो चुकी थी और मुझे आपको उठाकर कमरे में भेजना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने आप पर चादर ओढ़ी ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी नींद पूरी कर सकें। अम्मी ने कहा, अच्छा चलो अब चाय गरम करके ला दो। मैं चाय गरम करके अम्मी के कमरे में ले गई। थोड़ी देर उनके पाँव दबाए और उनके सो जाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे मेरा पुराना वक्त याद आने लगा। मुझे याद आ रहा था कि मैं और तलहा किस तरह मिले थे और किस तरह हमारी शादी हुई थी। मैं आज इतनी खुश हूँ, उस वक्त भी मैं इसी तरह खुश थी। मुझे याद आया कि तलहा हमारा गांव देखने के लिए आए थे और मेरे ताया का बेटा हारून तलहा का दोस्त था। तला और हारून स्कूल से लेकर कॉलेज तक दोस्त थे और इन दोनों की दोस्ती तब ख़त्म हुई जब मेरे और तलहा के बारे में सबको पता चला। तलहा छुट्टियां गुजारने के लिए हारून के पास गांव आए थे। हमारा गांव बहुत खूबसूरत था। मैंने जब तलहा को देखा तो पहली नज़र में मुझे उनसे प्यार हो गया। मैं बहाने बहाने से उन्हें देखा करती थी और उनसे बात करने की कोशिश किया करती थी। हम 2 बहनें थीं और 2 भाई थे। मेरा एक भाई सबसे बड़ा था जिसकी शादी हो चुकी थी और एक भाई छोटा था। मेरी भाभी और घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे अम्मी अब्बू भी मुझे बहुत प्यार करते थे,
लेकिन मैंने उन सब के प्यार को नज़रअंदाज करके उन सब को एक झटका दिया। जब मेरे अम्मी अब्बू को तलहा के बारे में पता चला, तलहा मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम दोनों चुपके से गांव में मिला करते थे, कभी कभार छत पर और कभी कभार किसी कुएं पर मिलते। हारून को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मैं और तलहा एक दूसरे से प्यार करने लगे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। जब तलहा घर वापस आने लगे तो मेरी जान पर बनने लगी और तलहा का भी मुझे छोड़कर आने का दिल नहीं था, लेकिन मजबूरी के तहत उन्हें वापस शहर आना था। मैं अपने कमरे में रोती जा रही थी कि मेरी भाभी ने मुझे बताया कि बाहर तलहा मिलने आया है। आज वो घर वापस जा रहा है और हम सबसे मिलना चाह रहा है। तुम भी जल्दी से बाहर आ जाओ। भाभी ने मुझे रोता देखा और कहा कि तुम क्यों रो रही हो। मैं खुद पर काबू नहीं रख सकी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और भाभी को सब कुछ कह दिया। भाभी ने कहा, तुम पागल हो गई हो, तुम ये क्या बात कर रही हो? तुम जानती हो तुम्हारे भाई को और अम्मी अब्बू को कैसा महसूस होगा, उन्हें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे तलहा चाहिए और मैं उसी के साथ जाना चाहती हूँ। आप मुझे उसके साथ भागने में मदद कर दें। भाभी ने कहा, मैं तुम्हें उसके साथ नहीं भगा सकती, लेकिन तुम्हारे भाई से बात ज़रूर कर सकती हूँ। भाभी बाहर तलहा से मिलने के लिए चली गईं। सब लोग बैठे थे। मैं चुपके से तलहा को देख रही थी। तलहा की नज़रें भी मुझे ही तलाश कर रही थी। आखिर उसने मुझे दरवाजे के पीछे खड़े देख लिया और मुझे रोता हुआ देखकर वो बहुत परेशान हो गया। भाभी ने एक दफ़ा तलहा को देखा और दूसरी बार अपनी गर्दन को घुमाकर मेरी तरफ देखा और भाभी समझ गई कि तलहा भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तलहा ने शाम को शहर के लिए निकलना था और अभी दोपहर का वक्त था। तलहा सबसे मिलकर अपना सामान बांधने के लिए हारून के घर चला गया। इधर मेरी जान निकलती जा रही थी और मैं अपनी भाभी से कहने लगी, आप प्लीज़ कुछ करें। मेरा शोर सुनकर मेरी अम्मी और बहन भी कमरे में आ गई। उन्होंने पूछा, रिदा को क्या हुआ है और ये क्यों रो रही है? भाभी खामोश खड़ी रही। मैंने कहा, अम्मी, तलहा जा रहा है, उसे रोक लें। अम्मी ने कहा, वो जाने के लिए ही आया था, वो तो मेहमान है, लेकिन उसके जाने पर तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा, अम्मी, मैं तलहा से प्यार करती हूँ और अगर आपने उसे नहीं रोका तो मैं मर जाऊंगी। अम्मी ने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया और कहा, जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? अगर तुम्हारे बाप को पता चला या तुम्हारे भाई ने सुन लिया तो तुम जानती हो कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? मैंने कहा, मैं नहीं जानती, लेकिन बस मुझे तलहा चाहिए। अम्मी परेशान हो गई और रोने लगी और थोड़ी देर बाद मुझे कहने लगी, क्या तलहा जानता है इस बारे में? मैंने कहा, हाँ जी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अम्मी ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे बाप से बात करती हूँ। अम्मी अब्बू के कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद अम्मी ने कमरे से भाभी को आवाज़ लगाई और कहा कि ज़फ़र को कमरे में भेजो। ज़फ़र भाई ताया अब्बू के घर थे। भाभी ने ज़फ़र भाई को कॉल की। ज़फ़र भाई आ गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुला लिया? तलहा जा रहा था, हम उससे बातें कर रहे थे। बहुत अच्छा लड़का है, मेरा भी उससे दिल लग गया था। भाभी ने कहा, आप तलहा को छोड़े, पहले अपने अम्मी अब्बू के कमरे में जाएं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ज़फ़र भाई अम्मी अब्बू के कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद कमरा खुला तो अम्मी अब्बू और ज़फ़र भाई तीनों मेरे कमरे में आए और तीनों बहुत खामोश थे। अब्बू ने मेरे सर पर प्यार दिया और कहा कि जो काम तुमने कर लिया है वो हमारी इज़्ज़त के मुतरादिफ है, लेकिन उसके बावजूद तुम मेरी लाडली बेटी हो और तुमने आज से पहले मुझे कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया, इसीलिए मैं अभी इसी वक्त तुम्हारा निकाह तलहा के साथ करने के लिए तैयार हूँ। ज़फ़र भाई ने कहा, इससे पहले मुझे तलहा से बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा, ठीक है, आप अभी तलहा को बुला लें, आप बेशक मेरे सामने ही उससे बात कर लें। ज़फ़र भाई ने तलहा को कॉल की। तलहा आ गए और ज़फ़र भाई ने सबके सामने तलहा से पूछा कि क्या तुम रिदा को पसंद करते हो? तलहा की नज़रें झुकी हुई थीं। ज़फ़र भाई ने दोबारा पूछा, तलहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे सच बताओ कि हकीकत क्या है?
क्या तुम रिदा को पसंद करते हो? तलहा ने कहा, जी, मैं रिदा से बहुत प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। आप सब भी बहुत अच्छे हैं। मेरा इरादा आप सबका दिल दुखाने का नहीं था, इसीलिए बस आप सबको अपना समझकर मुझे पता नहीं चला मुझे किस वक्त रिदा से प्यार हो गया। तलहा की आंखों में नमी आ गई थी। अब्बू ने कहा, ठीक है ज़फ़र, अभी मौलवी को बुलाओ। तलहा के जाने में आधा घंटा है और इस आधे घंटे में निकाह करके तुम रिदा को तलहा के साथ भेज देना। अब्बू खेतों में चले गए। ज़फ़र भाई ने मेरा तलहा के साथ निकाह करा दिया और मुझे तलहा के साथ रुखसत कर दिया। मैं तलहा के साथ शहर में आ गई और यहाँ आने के बाद तलहा की अम्मी मुझे देखकर चौंक गई और चिल्लाने लगी और तलहा से झगड़ने लगी कि तुम इसे कहाँ से उठा लाए हो। तलहा ने कहा, ये मेरी बीवी है और हम दोनों ने निकाह कर लिया है। लेकिन तलहा की अम्मी ने मुझे बीवी के तौर पर नहीं माना। उन्हें हमारे इस निकाह का यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने मुझे अपनी बहू तस्लीम तब किया जब 1 माह बाद हमारे निकाह के कागजात रजिस्टर होकर आए थे। शादी के 6 माह बाद तलहा मुझे अकेला छोड़कर दुबई काम के लिए चले गए थे और ये वक्त मैंने अपनी सास के साथ जिस तरह गुजारा है ये मैं ही जानती हूँ। तलहा अपनी अम्मी के मिजाज और अपनी अम्मी की हरकत के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और मेरी हर बात मानी। लेकिन अम्मी ने भी हम दोनों को अलग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। न जाने आज ऐसा क्या हुआ कि अम्मी का मिजाज बहुत बदला हुआ था और वो मेरे साथ भी बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रही थी। आज ना ही उन्होंने मुझे कोई तंज किया और ना ही तंग किया। न जाने तलहा ने अपनी अम्मी को क्या कहा, किस तरह समझाया था कि उनका सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया। मैं सोचने लगी कि शायद तलहा वापस आ रहे हैं, इसीलिए दिखावे के लिए अम्मी ऐसा कर रही हैं। जब से मेरी शादी हुई मैं वापस नहीं गई, लेकिन अब मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं तलहा के आने के बाद एक बार गांव सबसे मिलने के लिए जाऊं। वैसे तो भाभी और अम्मी मुझसे मोबाइल पर बात करती रहती थीं, लेकिन अब्बू ने मुझसे आज तक कभी भी बात नहीं की। मैंने इन सब बातों को सोचा, एक आह भरी और सो गई। सुबह हुई तो हिना काम पर वापस आ गई। मैं सुबह सवेरे उठ गई थी और खाना बनाने में मशगूल थी, तो हिना ने आकर मुझे डरा दिया और मुझसे लिपट गई। मिलने के बाद हिना ने कहा, क्या बात है, आज आप सुबह सवेरे ही उठ गई हैं? मैंने कहा, आज शाम को तलहा वापस आ रहे हैं, बस उनके लिए खाना बना रही हूँ। हिना ने कहा, क्या बात है, आज आपके शौहर आ रहे हैं? मैं मुस्कुराने लगी और हिना से कहने लगी, हाँ बहुत ज़्यादा काम है, तुम जल्दी से मेरा कमरा ठीक कर दो और नई चादर मेज़ पर रखी है वो डाल देना और अम्मी का भी कमरा जल्दी से साफ़ कराओ। हिना ने कहा, ठीक है। मैं बस यूं गई और यूं आई। मैं बहुत खुश थी। हिना कमरा साफ़ करने के लिए चली गई। इतने में अम्मी किचन में आई और मुझे कहने लगी, कितना काम रह गया है? मैंने कहा, बस सब हो गया है। अम्मी ने कहा, जल्दी करो, शाम होने वाली है। मैंने अम्मी से कहा, आप तैयार हो जाएं। इतने में हिना आ गई और उसने कहा, कोई और काम है मेरे लिए? अगर है तो मैं कर देती हूँ और अगर नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। मैंने कहा, आज तुम चली जाओ, लेकिन घर बता कर आना कि 1-2 दिन के लिए तुम यहीं रहोगी। हिना ने कहा, ठीक है, और वो चली गई। मैं और अम्मी तैयार हो गए। इतने में हमारा दरवाज़ा खटका। अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि तलहा दरवाजे पर खड़े थे। वो अम्मी से मिले और अम्मी से मिलने के बाद मुझसे मिले। मैं तलहा से मिलकर रोने लगी। एक दिन मैंने तलहा को अपनी रिपोर्ट के बारे में बताया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। तलहा कुछ पल के लिए खामोश हो गए और फिर कहा, कोई बात नहीं, हम इसका कोई हल निकाल लेंगे। मैंने तलहा से कहा, आप दूसरी शादी कर लें, लेकिन तलहा ने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं दिन रात इसी बात को लेकर परेशान रहती थी, क्योंकि तलहा के वापस जाने का दिन आ गया था और उन्होंने सुबह वापस जाना था और मैं छत पर परेशान खड़ी थी। तभी हिना छत पर आई। मुझसे पूछा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैंने अपनी हर बात हिना से कर दी। हिना मेरी बातें सुनकर दुखी हो गई और मुझसे कहा, अगर आपको मेरी किसी भी काम में ज़रूरत हो
तो मुझे अब ज़रूर बताइएगा। तभी मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने उसे कहा, क्यों ना तुम तलहा से औलाद पैदा करो और मुझे दे दो। इसके बदले मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। पहले तो हिना ने इनकार किया, लेकिन फिर मेरे आंसू देखकर उसने हामी भर ली। उसी रात मैंने तलहा को नशावर चाय पिला दी और मैं छत पर सोने के लिए चली गई और हिना को तलहा के साथ कमरे में भेज दिया और हिना से कहा कि सुबह होते ही तुम अपने घर चली जाना। हिना ने बिल्कुल ऐसा ही किया। मैं पूरी रात नहीं सोई और बार बार अपने कमरे का दरवाज़ा देख रही थी कि किस वक्त हिना कमरे से बाहर निकले और मैं कमरे में वापस जाऊं। तभी अचानक से मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने भाग कर देखा तो हिना की आंखों में आंसू थे और वो अपने घर चली गई। मैं समझ गई कि जो मैं चाहती थी वो हो गया है। आज सुबह 12 बजे तलहा ने वापस चले जाना था। मैं काम करने में मशगूल हो गई। तलहा ने अपनी तैयारी रात को ही कर ली थी। हम सब ने नाश्ता किया और तलहा वापस चले गए। 1 माह गुजरने के बाद मैंने हिना का टेस्ट करवाया तो पता चला कि हिना माँ बनने वाली है। मैं बहुत खुश हुई और मैंने अपनी सास से कह दिया कि मैं उम्मीद से हूँ। मेरी सास बहुत खुश हुई। वक्त के साथ साथ मैंने अपना नकली पेट दिखाना शुरू कर दिया। मेरी सास बहुत खुश होती थी। एक दिन मेरी सास ने कहा कि अभी तुम्हारी डिलीवरी में वक्त है, तुम ऐसा करो कि अपने गांव चली जाओ और वहाँ से किसी को अपने पास ले आओ जो तुम्हारा ख्याल रखे, क्योंकि अब तो हिना भी अपने गांव जा चुकी है। न जाने उसे क्या तरकीब सोची जो अब वो काम छोड़कर चली गई है। हिना मेरे साथ 24 घंटे रापने में थी। मैंने कहा वो आ जाएगी, बस उसके घर में कुछ परेशानी है। मैं कुछ दिनों के लिए गांव चली गई। मैं रोज़ तलहा से बात करती थी। उस वक्त मैंने तलहा को कुछ नहीं बताया। मैं अपने घर वालों से मिलकर वापस आ गई। अभी मुझे आए हुए कुछ घंटे ही गुजरे थे और मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। एक रात अचानक तलहा दूसरी शादी करके घर चला आया। अभी मैं हैरत और सदमे से गंग खड़ी ही थी जब मेरी नज़र उसकी बीवी पर पड़ी तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि नौकरानी की छोटी बहन तलहा के साथ खड़ी थी। उसको तलहा ने काम के सिलसिले में दुबई बुलाया था, क्योंकि उनके हालात बहुत ख़राब थे। तभी हिना के कहने पर मैंने उसकी बहन मिशल की बात तलहा से की थी। तब तलहा ने मिशल के लिए वीज़ा और दुबई जॉब का इंतज़ाम किया था। उन दोनों को एक साथ देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, आपने इतना बड़ा धोखा आखिर क्यों कर मेरे साथ किया? तलहा मुझे कहने लगे, मैं औलाद के लिए पूरा हक रखता था कि दूसरी शादी करूं, लेकिन मैंने इतने साल इंतज़ार किया और दूसरी शादी का नाम तक नहीं लिया। अब जबकि तुमने भी मुझे ज़ोर डालना शुरू किया था कि मैं दूसरी शादी कर लूं, तब मैंने वापस जाकर इससे निकाह कर लिया था, जिस वजह से मैं इसे वापस पाकिस्तान ले आया हूं। मैं उन दोनों को देखकर ज़ारो कतार रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे हिना की कॉल आई कि उसने एक खूबसूरत बेटे को पैदा किया है। मैं चीखें मार मार कर रोने लगी। मुझे तलहा से ये उम्मीद नहीं थी। तलहा तो मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे। मैं तलहा की हरकत से टूट चुकी थी। मैंने तलहा को सारी हकीकत बताते हुए अपना सामान उठाया और हिना के पास गांव चली गई। तलहा मुझे रोकने की बहुत कोशिश करने लगे, लेकिन तलहा अपनी इज्जत और मुकाम दोनों ही खो चुके थे। मैं खुद को कोस रही थी। मेरी वजह से हिना की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मैंने हिना और बच्चे को अपने साथ लिया और अपने गांव ले आई। अपने गांव आते ही मैंने अपने छोटे भाई से हिना का निकाह करवा दिया और ख़ुद तलहा के बेटे के साथ सारी ज़िंदगी गुजारने का इरादा कर लिया। आज मेरे पास मेरे ही शौहर की औलाद है, लेकिन मैंने तलहा से ना तलाक ली थी और ना ही मैं वापस उसके साथ गई थी। मैं अकेली ही ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आज मैं अपने बेटे के साथ बेहद खुश हूँ। जब भी मैं अपने माजी के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं सोचने लगती हूँ कि रिश्ता चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, हकीकत में रिश्ते खोखले होते हैं। मैंने माँ बनकर इर्तिज़ा को पाला और उसी के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आज भी जब मैं
अपने किए गए गुनाह के बारे में सोचती हूँ तो बेसाख्ता मेरे आंसू निकलने लगते हैं और मैं अल्लाह से अपने उस गुनाह की माफ़ी मांगने लगती हूँ जो गुनाह हिना को लेकर मुझसे हुआ था। मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे मेरे इस गुनाह की माफ़ी दे दे, आमीन। औलाद के चक्कर में तलहा ने दूसरी शादी की थी, लेकिन तलहा को औलाद मिशल से भी नसीब ना हुई। आज तलहा अपने किए गए उस धोखे पर बेहद शर्मिंदा हैं और मुझसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मैंने तलहा को माफ़ तो कर दिया है, पर मैं उनके साथ ज़िंदगी गुजारने का अब सोच भी नहीं सकती। मैं इर्तज़ा के साथ खुश हूँ और उसी के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।